आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की हम प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी। यदि आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, जिससे एक सीरियल क्रम में, एक ऑर्डर में आप पढ़ते जाएं और चीजें आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगी। आज देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की हम प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी। यदि आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, जिससे एक सीरियल क्रम में, एक ऑर्डर में आप पढ़ते जाएं और चीजें आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगी। आज देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट और पाथ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब ये स्टेट और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? कई बार एग्जाम्स में शॉर्ट नोट के रूप में आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेट एंड पाथ फंक्शन। अब देखिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आराम से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सभी चीजों को। स्टेट और पाथ फंक्शन क्या है? देखिए, स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्था। अवस्था। और पाथ क्या होता है? पथ। तो ये क्या हो गया? फलन। हिंदी में लिखेंगे अवस्था तथा पथ फलन की बात हम कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब पहले हम देखिए, दो टर्म है, स्टेट और पाथ, दोनों को अलग अलग बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ते हैं। पहली बात हम करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। अब स्टेट फंक्शन क्या है, इसको समझते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट के रूप में हम पढ़ेंगे और पॉइंटों को लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है इसके लिए? स्टेट फंक्शन tells about the current situation. करंट हिंदी में भी अभी देखेंगे। स्टेट फंक्शन वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हैं। अवस्था फलन है, दो प्रकार के फलन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी में। एक होते हैं स्टेट फंक्शन और दूसरे होते हैं पाथ फंक्शन। हम स्टेट फंक्शन को देख रहे हैं। मैंने लिखा है पहला पॉइंट, स्टेट फंक्शन टेल्स अबाउट द करंट सिचुएशन। हमें ये वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या लिखा है? इट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यह तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? अवस्था फलन की बात कर रहे हैं। अवस्था फलन करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। दूसरी बात हमने लिखी, इट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये किस पर डिपेंड करते हैं? सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ followed by the system।
किस पर डिपेंड करते हैं? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं तंत्र की। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ये पथ पर निर्भर नहीं करते हैं जो तंत्र के द्वारा फॉलो किया जाता है। इंपॉर्टेंट दो बातें हमने लिखी हैं यहाँ पर स्टेट फंक्शन के बारे में। अब देखिए अगली बात क्या है, अगली बात हम लिखेंगे इट्स follows the Euler theorem। ये जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं। इसको कैसे फॉलो करते हैं एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे, इस बात को भी आप नोट कर लें। 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब देखिए अगली बात लिखें, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? ऑल थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑल थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज आर स्टेट फंक्शन, आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट किसको छोड़कर? पहले बताया था आपको, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। किसको छोड़ दें हम? वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को छोड़कर सभी थर्मोडायनेमिक्स जो ऊष्मागतिकी इकाइयां हैं वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। बहुत ही अच्छी तरह से समझना चीजों को, कि बहुत ही आराम से हम पढ़ रहे हैं। हमने 3-4 पॉइंट लिखे हैं। स्टेट फंक्शंस टेल अबाउट द करंट सिचुएशन, हमें करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं जो सिस्टम फॉलो करता है। इट्स फॉलो द यूलर थ्योरम। फिर इसके एग्जांपल्स क्या लिखें? ऑल थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य, ऊष्मा, और ये क्या कहलाती है? ऊष्मा धारिता। ऊष्मा पहले भी बताया है आपको, ऊष्मा धारिता। ये हीट कैपेसिटी को, ये क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। ऑल स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जैक्ट यथातथ अवकलज, हिंदी में बोलते हैं यथातथ अवकलज होते हैं। जैसे वॉल्यूम है, फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। ये है स्टेट फंक्शन। क्या होते हैं? यथातथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अब देखिए हमने 2 नई बातें आई, 1-2 बातें। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, ये यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं। यूलर थ्योरम इन पर अप्लाई होती है। और हम ये कह दें जो यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। अब एक देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझें। एग्जाम्पल हम ले लें, प्रूव दैट टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन ऑफ
आइडियल गैस। मान लिया एग्जाम में इस तरह से आ जाए, प्रूव दैट टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन ऑफ आइडियल गैस। यदि ये यूलर थ्योरम को फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। अब कैसे फॉलो अप करेगा उसको हम समझें। क्या हो जाएगा इसका मतलब, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। टेम्परेचर फॉलो आइडियल गैस को कर रहा है तो किसका फंक्शन हो गया, V और P का। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। आइडियल गैस में आपने पढ़ा है। तो अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। T इज इक्वल, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, T इज इक्वल टू फंक्शन है V और P का। अब देखिए इसको किस प्रकार से, यूलर थ्योरम में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आनी चाहिए वैल्यूज। किस प्रकार से आएंगी, देखिए इसका डेल T का डेल V के साथ डिफरेंशियल और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। डेल T का डेल V के साथ, समझे आराम से, डेल T का डेल V के साथ P कांस्टेंट, और पूरे का डेल P के साथ और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रकार डेल T का पहले V के साथ किया था, अब P के साथ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, V, और पूरे का डेल V के साथ और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको किस प्रकार से हम यूलर थ्योरम से प्रूव करेंगे। मैंने लिखा टेम्परेचर फंक्शन है V और P का, डेल T का V के साथ, कांस्टेंट P, और पूरा का डेल अपॉन डेल P के साथ, और कांस्टेंट क्या हो गया, पूरे का V हो गया। अब देखिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। 1 मोल हो तो nRT होता है, तो 1 मोल की जगह हमने क्या लिख दिया, RT हो गया। इससे हम T इज इक्वल टू क्या हो गया, PV अपॉन R, ये निकल कर आ गया। अब देखिए इससे, देखिए डेल T अपॉन डेल V P इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, डेल V इसके साथ, और T की वैल्यू क्या है, T इज इक्वल टू क्या है, PV अपॉन R और P कांस्टेंट। T की वैल्यू लिख दी। अब देखिए इसको, यहां पर कांस्टेंट क्या है, P कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, P अपॉन R इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट कर दिया, डेल V, ये डेल V हो गया, और क्या आ गया, ये डेल V और P। ये जो है पूरा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, P अपॉन R के बराबर आ गया, किसकी, डेल T अपॉन डेल V P इज इक्वल टू, एक ये आ गया P अपॉन R, एक वैल्यू तो ये आ गई। इसको प्रूव कर रहे हैं हम। अब देखिए दूसरी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, दूसरी वैल्यू यहां पर देखिए, डेल T अपॉन डेल P V इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे, डेल अपॉन डेल P, T की वैल्यू क्या है, PV अपॉन R, V यहां कांस्टेंट क्या है, V और R, तो V और R ये क्या जाएगा, डेल P अपॉन डेल PV, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो ये डेल T
अपॉन डेल पी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। ये आया पी अपॉन आर, ये आया वी अपॉन आर। ये वैल्यूज आ गई, ये इसमें हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। दो वैल्यूज आ गई आपके पास, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। दो वैल्यू आ गई, पी अपॉन आर, वी अपॉन आर। आराम से समझे चीजों को। अब देखिए इसमें पुटअप कर दें, इसमें हम क्या कर दें, इन वैल्यूज को पुटअप कर दें। ये था हमारा, मैं दोबारा लिख देता हूं, टी फंक्शन था v और p का, या हमने लिखा था, क्या लिखा था, डेल t का डेल v के साथ, t कांस्टेंट पूरे का डेल अपॉन डेल p के साथ, और v कांस्टेंट। यहां पर क्या है, डेल t का डेल p के साथ, v कांस्टेंट पूरे का डेल v के साथ, और p कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आई है आपकी, देखिए क्या आया है, ये मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ पर t फंक्शन है, ये इसकी वैल्यू हम निकाली अभी। आपने देखा इसकी वैल्यू क्या है, p अपॉन आर, और इसकी वैल्यू क्या है, v अपॉन आर। इसको सॉल्व कर लें। ये देखिए p अपॉन आर, इसको क्या लिखेंगे, डेल p हो गया ये, और ये क्या हो गया, डेल p। v 1 अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट, इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, 1 अपॉन आर डेल v अपॉन डेल v p। ये सब इक्वल 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। देखिए ये यूलर थ्योरम का मतलब हुआ। तो फॉलो क्या लिखेंगे, इट्स फॉलो यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम को ये फॉलो अप करते हैं। ये आ गया हमारे पास। ये इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन, एक बार आप करके देखेंगे, इजी है, कोई टफ नहीं है, मैंने बता दिया है इसको। ये आपने 2-4 पॉइंट इसके लिखे हैं स्टेट फंक्शन के बारे में, आपको समझ में आ गए होंगे। करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। फॉलो यूलर थ्योरम। और इसके बाद आपने लिखा है ऑल थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट, किसको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, सभी क्या होते हैं, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। ऑल स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अब एक पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, उसको समझें। देखिए क्या है अगला पॉइंट, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0। क्या मतलब हुआ, अवस्था फलन का चक्रीय समाकलन 0 होता है। हिंदी में लिख देता हूं, अवस्था फलन का चक्रीय समाकलन 0 होता है। 0 होता है कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझे। इफ जेड इज, क्या है, कोई स्टेट फंक्शन है, जेड क्या है, कोई स्टेट फंक्शन है, तो इसका हम लिखेंगे समाकलन का साइन, इसका ये 0 0 लगा दिया, चक्रीय साइकिल का साइन, सॉरी, इसका जेड का क्या होगा, 0 होता है। अब देश को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई एक स्टेट है ए और ये क्या है, बी।
ये पॉइंट बी है, ये ए से बी में जाता है। यहां पर वॉल्यूम मान लें हम 80 ml और यहां पर वॉल्यूम है 50 ml। अब देखिए इसका Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ए से बी में गया, ये पहले ए से बी में गया, परिवर्तन हुआ, चेंजेज हुआ dz प्लस। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये बी से ए में आ रहा है, बी से ए में आ रहा है, इसकी स्टेट में परिवर्तन नहीं हुआ, जहां था वहीं आ गया, ए से बी में गया और बी से वापस से ए में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अब बी से ए में आया, चेंजेस dz, ये हुआ। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए से बी dz इज इक्वल माइनस बी से ए dz होगा। इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस बी से ए dz प्लस बी से ए dz। ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये z क्या आएगा, ये 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और समझ लें, ये बात नहीं आई होगी समझ में आपके, दोबारा इसको समझ लें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये यहां से यहां गया, यहां पर 80 ml है मान लीजिए वॉल्यूम, और यहां पर कितना है, मैंने लिखा 50 ml है, ये वापस से इसमें आता है। अब देखिए मान लीजिए ए से बी में जाता है, ए से बी में जाएगा तो V2 माइनस क्या होगा, V1 माइनस V2 कर दें, या हम क्या कर दें, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कितना चेंजेज आया, कितना चेंजेज आया, V1 माइनस V2 कितना आया, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 ml आया। अब ये B से A में आया, B क्या हो गया, V1 हो गया, ये A था, ये क्या था, B था। अब क्या हो गया, ये B हो गया, और माइनस V2 ये क्या हो गया, A हो गया। अब कितना हुआ, ये हुआ 50 माइनस 80, तो ये कितना आया, माइनस 30 आया। टोटल चेंजेज क्या आया, ये x और ये y, तो ये x क्या है, x प्लस y, तो x 30 और y क्या है, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कोई चेंजेज नहीं आया, जहां था वहीं स्टेट रही इसकी। तो इसलिए इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये स्टेट फंक्शन के बारे में मोटी मोटी बातें हैं, और स्टेट फंक्शन हमें इस प्रकार से याद करना है। शॉर्ट नोट आए तो इस प्रकार से हमें लिखना है, यदि इस तरह से आ जाए प्रूव करें तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतनी बात आपने समझ ली। अब देखिए आगे चलते हैं। स्टेट फंक्शन की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे पाथ फंक्शन। इंपॉर्टेंट है दोनों, शॉर्ट नोट के रूप में एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब देखिए स्टेट फंक्शन की हमने बात करी थी। स्टेट फंक्शन किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं सिस्टम की। बट जो पाथ फंक्शन है वो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें पहली बात क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन लिखेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड
followed by the system, by the system is depends on path followed by the system। ये पाथ पर डिपेंड करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब कैसे डिपेंड करेंगे इसको समझें। मान लीजिए, देखिए मैं इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक ऊंचाई वाला रास्ता है, ये है, इसको और क्लियर कर देता हूं। ये एक समतल जगह है, ये एक पहाड़ी है इस प्रकार से। अब एक व्यक्ति इस यहां पर खड़ा है समतल पर, ए पॉइंट पर, और ये जाना चाहता है बी पॉइंट पर जाना चाहता है। बात समझ में आ रही होगी। व्यक्ति ए पॉइंट पर है और ये कहां पर जाएगा, बी पर जाएगा। तो ये दो पाथ फॉलो कर सकता है। कैसे फॉलो कर सकता है? एक तो ये पाथ ए, ये यूं सीधा चढ़ जाए। दूसरा पाथ ये यूं जाए, यूं गया, फिर यूं गया, यूं घूमता हुआ जाए और यूं पहुंचे। ये क्या है? पाथ बी। अब देखिए, पाथ जब ये ए पोजीशन पर है, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। कुछ ना कुछ एनर्जी हो। यहां पर है क्या? mgh। यहां पर क्या है? कोई एनर्जी नहीं लगा रहा है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, यहाँ क्या है? जीरो। अब जब ये ऊंचाई पर जाएगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो नहीं होगी। अब देखिए, जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही? पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही। यहां पर जीरो है, यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी है यहां पर, तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही। एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है एनर्जी। अब देखिए, अब जब हम बात करें, जब पाथ ए से गया, यहां से उसे काम करना पड़ा। अब ये बी से जाएगा तो कहां पर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा? बी से ज्यादा करना पड़ेगा। जब पाथ बी को फॉलो अप करेगा तो इसको वर्क क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और इस पर वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि ए से गया या बी से गया, तो ये पाथ पर डिपेंड हुआ। तो वर्क जो है हमारा किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है कि यहां से हमें काम करना ज्यादा पड़ेगा या यहां से ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो वर्क है, इसके जो एग्जाम्पल है, हम बात करें एग्जाम्पल की, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वर्क इसको किससे लिखते हैं? W से। हीट और हीट कैपेसिटी, और क्या है? हीट कैपेसिटी, इसको C से लिखा जाता है। ये जो इसके एग्जाम्पल है पाथ फंक्शन के। ये जो पाथ फंक्शन है, एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लें, पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। W हम स्मॉल लिखेंगे। पाथ फंक्शन written by small letter, whereas state function written by कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, गिव्स एनर्जी है। ये सब कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे।
ये किससे लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। इसी प्रकार वर्क की बात हमने समझी यहाँ पर कि जो वर्क है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। और जो है हीट है, दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, हीट, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता है इसको। और ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दो होते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, W और Q, ये बात आप पढ़ चुके हो। तो ये हीट क्या है, एनर्जी नहीं है, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफर होगा ए से और बी पर, एनर्जी का वो ट्रांसफर होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में होगा। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, हीट कैपेसिटी, पाथ फंक्शन की बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी जो है, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां से यहां तक इसको dQ एनर्जी ऊष्मा दी गई, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ। यहां मान लीजिए टेम्परेचर T1 है या T2 है, तो T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। ये हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है हीट कैपेसिटी को, आगे भी पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी को। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पाथ फंक्शन हमने पढ़ लिए कि पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट नोट आता है एग्जाम्स में और इम्पोर्टेंट है और इजी है, हम इसको लिख सकते हैं। ये चीजें आपने पढ़ ली। एक चीज और यहां पर आप नोट करना चाहें तो लिख लें हीट कैपेसिटी के बारे में, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पहले भी देख चुके हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to rise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. The amount of heat required to rise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी के बारे में आप नोट कर लें। तो ये बच्चों आज की क्लास में हमने इनको पढ़ा, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, सब चीजों को हमने आज की इस क्लास में पढ़ लिया और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस किया हमने, आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं और आप इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करते रहें जिससे सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिलता रहे और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।